दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहतरीन मजबूती के संकेत और एक बार फिर से हरे निशान में खुलने के लिए तैयार होते बाजार। कल की दिन की ऊंचाइयों पर बंद होने के बाद आज है वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी। कैसा रहेगा ट्रेड और क्या हो आपकी पोजीशंस रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का दिन है, हो जाइए तैयार। ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सहारा आते हुए दिख रहा है और क्या यहां से बाजार और मजबूती दिखाते हैं, यही सवाल पूछेंगे अनिल जी के साथ। मॉर्निंग सर, बताएं आज कहां पर नजर है, ट्रिगर्स क्या संकेत बहुत ही अच्छे आते दिख रहे हैं दीप। और अमेरिकी बाजारों में आप देखिए शानदार तेजी होती दिखी है और भरपूर तेजी होती दिखी। 400 अंकों से ज़्यादा की मजबूती आपको डाउ में नजर आएगी। नेस्डेक लगभग 2% भागते हुए नजर आया, 0.25%। कच्चा तेल ये तेजी से घटाया और ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। पिछले 6 महीनों के निचले स्तरों पर कच्चा तेल आता हुआ दिख रहा है, $97 के आसपास है। एसजेक निफ्टी मजबूती के संकेत दे रहा है, 17,500 के करीब है, 50 अंकों की तेजी के साथ। और नतीजों के लिए आज से भी बड़े एक्शन वाला दिन है। कल भी बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे नतीजे आए थे और आज तो नतीजों की लंबी लिस्ट है, तो ढेर सारे एक्शन हैं आज के लिए, जिन पर हम करेंगे फोकस। बिल्कुल, तो आइए फिर एक्शन पर करते हैं फोकस। और अनिल जी, 2 दिनों की सुस्ती के बाद लग रहा है ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ा बढ़िया मूड माहौल में आपको आते हुए दिख रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान की विजिट हो चुकी है, उसके बाद कुछ बड़ा एक्शन हमने आते नहीं देखा। अमेरिका में भी हमने देखा एक अच्छा रिबाउंड आते हुए दिखा है। आज सुबह थोड़ा एसजेएक्स ऊपर से फिसला है, बट अच्छे मूड में सारे बाजार दिख रहे हैं। जरा समझाएं सर ग्लोबल मार्केट का मूड। ग्लोबल मार्केट्स में बिल्कुल मतलब ऐसा मूड माहौल है कि जैसे पिछले 2 दिनों में कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, मतलब आज पूरी दुनिया भर के बाजारों में कहीं भी आप चर्चा देखिए दी और कहीं भी मार्केट की कमेंट्री देखिए, चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच में तनाव का जो ट्रायंगल बना था उसका कहीं कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं है। नैन्सी पेलोसी पहुंची अमेरिका और लोग भूल गए कि चीन और ताइवान के बीच में कुछ हुआ भी था या होने की तैयारी में भी थी। पिछले 2 दिनों से तो मतलब 3 दिनों से तो ऐसा लग रहा था कि विश्व युद्ध होने की तैयारी में अमेरिका और चीन आपस में लड़ पड़ेंगे और ताइवान के मुद्दे पर वो एक आग लगाने के लिए जो चिंगारी की जरूरत है। और आज देखिए कहीं कोई दूर दूर तक बात नहीं हो रही और मार्केट उससे आगे बढ़ चुकी है। यही मतलब मार्केट की बड़ी खूबी और खासियत है। और एक्चुअली मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में जो लोग मार्केट में नए उतरे हैं उनके लिए ये पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन बड़े लेसन वाले हैं कि किस तरह से इवेंट रिस्क होती है जो दोनों तरफ खेली जाती है। जिस इवेंट को लेकर इतना डर है और जो अगर चाहें तो इतनी बड़ी इवेंट हो सकती है वो कि वो पूरे दुनिया भर के बाजारों को तहस नहस कर दे, लेकिन उससे हटकर बाजारों का जो रिएक्शन है उसके विपरीत इतना मजबूती के साथ ये देखने और समझने वाली चीज़ है। Exactly. इसका मतलब ये कि बाजार जो आप और हम सोचें ज़रूरी नहीं कि वैसा ट्रेड करे, पहली बात। और अगर वैसा ट्रेड करे भी तो ज़रूरी नहीं कि जब हम सोचे तब वैसा ट्रेड करें। अगर समझिए पहली चीज़ तो ये कि डर है, लेकिन बाजार को कहीं कोई डर नहीं। इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक अमेरिका के बाजार हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं कि हम 3:30 बजे कैसी क्लोजिंग देते हैं। कमोबेश उस तरह का ट्रेडिंग सेशन दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये सोचें कि तनाव हो सकता है, तनाव है, लेकिन उसके विपरीत बाजारों में तनाव नहीं। समझिए होगा भी तो ये कब होगा और बाजार उस पर कब रिएक्शन देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो कई बार ये होता है कि मार्केट में आपको जो आम धारणा है, आम सोच है, उसके विपरीत ट्रेड होते हुए नजर आते हैं। और उसकी क्लासिकल एग्जांपल कल और परसों के 2 ट्रेडिंग सेशन रहे जहाँ इतने तनाव के बावजूद बाजार फिर से मजबूती के साथ बंद हुए। इनफैक्ट कल बाजारों के अमेरिकी बाजारों में तेजी के कारण 2 थे। एक, ताइवान की यात्रा कंप्लीट होने के बाद थोड़े तनाव में कमी किस तरह से, ऐसा नहीं कि चाइना भूल गया कि अमेरिका के बड़े प्रतिनिधि ताइवान आकर जो करके गए हैं, या अमेरिका भूल गया कि चाइना की तरफ से क्या कुछ हो रहा है जी। खबरें आना बंद हो गई। हाँ, मतलब चीजें खत्म नहीं हुई, बाहर आना कम हो गई या बंद हो गई। तो वो नेगेटिव खबरें नहीं सुनना भी अपने आप में एक बड़ी रिलीफ है। बिल्कुल सर, करेक्ट। बिल्कुल। एक आप है ना, मतलब फॉर एग्जांपल आपको मेडिटेशन करना है, एक बड़े शांत रूम में आप मेडिटेशन कर रहे हैं और हल्का फुल्का अगर बढ़िया वोकल म्यूजिक लगा हो, और एक ये कि आप मतलब है ना कोई बड़े भीड़ भाड़ वाली जगह में, या भले आप घर में भी हो लेकिन खिड़कियां खुली है, बाहर से शोर शराबा आ रहा है, रोड से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो जो वो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको जिस खराब खबरों के नहीं होने की वजह से जो बाजार का बनता दिख रहा है वो जबरदस्त है। लेकिन कल जो एक वजह तो ये हो गई कि आपको कोई नई खराब खबरें सुनने को नहीं मिली जी। दूसरी जो वजह थी वो अमेरिका की अपनी थी।
3 उनके जो गवर्नर्स हैं अलग अलग राज्यों के, और जैसा हम इस बार बात भी कर रहे थे कि इस हफ्ते सारे गवर्नर से अपने अपने हिसाब से अपने अपने बयान देंगे, जिसमें से हमारे फेवरेट जेम्स बुलार्ड साहब उनका भी बयान आया है। और सबके सब गवर्नर एक ही चीज कह रहे हैं कि अमेरिका में मंदी नहीं है। हाँ। और इस बात का कंफर्ट मार्केट ने लिया है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज है दीप, अगर उनको आप डिटेल में जाकर अंदर पढ़ें तो वो जो सारे के सारे गवर्नर कह रहे हैं कि अमेरिका में मंदी नहीं है, उसके साथ एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी। वो तो हमको पता है अभी नहीं है। अभी अमेरिका में मंदी की कोई आसार नहीं, लेकिन बाद में है कि नहीं उसको लेकर कहीं ऐसा कॉन्फिडेंटली नहीं कह रहे हैं। और कई सारी चीजें ऐसी है जो बाजार की तेजी में ढक जाती है, जैसे कि उनके स्टेटमेंट में चिंता है कि इन्फ्लेशन अभी भी हमारी बड़ी चिंता बना हुआ है, उसको नीचे लाना जरूरी है, उसके लिए ब्याज दरें और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, मार्केट का मूड माहौल ऐसा होता है, वो वैसे ही है ना, आपकी क्रिकेट टीम में 2 प्लेयर चल गए और वो अच्छा खेल गए और टीम जीत गई, तो बाकी 8 ने कुछ खराब किया, 2 ने कैच छोड़े, 2 ने गंदे तरीके से रन आउट हुए और 2 ने बैटिंग अच्छी नहीं की, खराब शॉट कर ले, वो सब दब जाते हैं क्योंकि आप जीत रहे। सेम चीज ये हुई कल अमेरिका में, तेजी हुई तो कई सारी चीजें ऐसी जो दब गई। मसलन ब्याज दरों को लेकर एक जो तरीका होता है जिससे आपको पता चलता है कि भाई अमेरिका की इकोनॉमी रेसेशन में जाने को तैयार है कि 10 साल के बॉन्ड यील्ड आपके कम है, ठीक है, 2 साल की ज्यादा है। हाँ, और 2 साल की ज्यादा है, और वो भी 22 जो दोनों के बीच में गैप होता है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड इस वक्त है 2.7% और 2 साल की है 3%, यानी कि गैप हो गया 0.3%, 30 बेसिस पॉइंट। ये 30 के इनफैक्ट ज्यादा हो गया, तो अब तो 37-38 बेसिस पॉइंट हो गया। ये 22 साल का सबसे ज्यादा बड़ा गैप है, और ये गैप तब होता है जब आपको मंदी के आसार दिखे। तो बॉन्ड मार्केट तो मंदी मानकर चल रहा है जी, इसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन इक्विटी मार्केट नहीं मान रहे। अब बॉन्ड मार्केट अपने आप को सुधारेंगे या इक्विटी मार्केट मंदी मानना सोचेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन कई सारे ऐसे विरोधाभास वाली चीजें जो अमेरिका में हो रही है, जो आपको आगे चलते हुए सावधान रखेगी। फिलहाल बाजार मजबूती के मूड में है, रिस्क लेने की ताकत लोगों की बढ़ रही है। लोगों को लगता है कि 1 साल बाद फिर से ब्याज दरें चूंकि कम होनी ही है, जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना है अगले 6-8 महीनों में ही काम हो जाएगा। तो मैं तो अगर 1 साल से ज्यादा का व्यू है तो मैं क्यों ना अभी मार्केट में पैसा लगाऊं। और ज्यादातर भले हमारे इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स आजकल परसों महीने 2 महीने का व्यू लेते हैं, लेकिन ग्लोबली इक्विटी मार्केट में फंड मैनेजर्स और बड़े लोग जो हैं वो 2 साल 5 साल का व्यू लेते हैं। और जिनको 5 साल का व्यू है उनको लगता है कि फिर साल भर में जब सब कुछ ठीक ही हो जाना है तो क्या मंदी की चिंता करना, क्यों नहीं लगाना। और दूसरी बात, जेब में पैसा है कहीं न कहीं तो आपको लगाना ही होगा, तो फिर आपको लगता है इक्विटी मार्केट में। तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें जो है अमेरिका में हो रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह से डेवलपमेंट होता है। लेकिन फिलहाल एक अच्छी बात यह कि सारी बुरी खबरों को नजरअंदाज करके बाजार ऊपर जाने की कोशिश करें, जिसमें चाहे चाइना ताइवान की खबरें हों, चाहे आपके बॉन्ड यील्ड्स का इनवर्स कोरिलेशन होना हो, ये सब खबरों को अभी हम पीछे छोड़ चुके हैं। आगे की आगे देखेंगे, बिल्कुल आगे की आगे देखी जाएगी। फिलहाल बुरी खबर पर बाजार रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छी खबर पर अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं। और वैसे ही सर आज भी आसार आ रहे हैं, कल के मुकाबले आज के भी संकेत अच्छे हैं हमारे बाजार भी। अनिल जी, हालांकि 2 दिनों से हम देख रहे हैं एफआईएस थोड़ी अपनी पोजीशंस ऊपर से हल्की कर रहे हैं फ्यूचर्स में, बट जिस तरह से हम 2 दिनों से क्लोजिंग दे रहे हैं, कल भी स्पेशली जो आखिरी आधे 1 घंटे में बाजार का बढ़िया मूड माहौल बना था, पूरा रिकवर होकर अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, निफ्टी बैंक भी ऑलमोस्ट रिकवर हो गया। ये हमारे लिए क्या संकेत दे रहा है, एक नई जोन या और ऊपर की रेंज के संकेत दे रहा है? कॉन्फिडेंस लेवल दिखा रहा है दीप, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि जिस तरह से दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बाजार बंद होता है। चलिए कल तो आप मान लें कि आपको डाउ फ्यूचर्स का भी सहारा था थोड़ा, लेकिन डाउ फ्यूचर्स भी कोई बहुत ज्यादा बढ़े हुए नहीं थे। कल हमारे बाजार 125 पॉइंट ऊपर थे, और परसों तो डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, फिर भी हम बढ़ गए। तो हमारी ताकत तो है, इसमें कोई डाउट नहीं। और स्पेशली जिस तरह की खबरें, जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे थे, उसके बीच में बढ़कर बंद होना, ये कहीं न कहीं ये दिखाता। तो तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है, कच्चा तेल आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, करेंसी का गिरना बंद हो गया है तेजी से। हालांकि कल थोड़े कमजोर हुए, लेकिन फिर भी अब वो कॉन्फिडेंस आ गया 80-81 पे रुक जाएगा है ना। वो आपको जो बॉटम बनाना रखा ऐसा लगता है वो बन गया, जैसे मार्केट का बॉटम आपको लगता है 15-200 बन गया, वही बॉटम आपको इधर भी लगता है कि करेंसी का भी 80-81 बॉटम हो गया, अब इससे ज्यादा खराब नहीं हो गया। उसके साथ आपका कच्चा तेल 6 महीनों के निचले स्तर पर है। मैं तो चाहता हूँ $2-3 और गिर जाए, 95 के नीचे आ जाए, काम हो जाए, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। एफआईज भले चलो 1-2 दिन से थोड़ा हाथ रोका है, लेकिन बेच तो नहीं रहे, करेक्ट। और दूसरी बात यह कि जब एफआईज खरीदना शुरू करते हैं तो लोकल फंड सप्लाई दे देते हैं। अभी इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि लोकल फंड भी बेचने की जल्दी में नहीं है, और एफआईज भी
ज्यादा बेचने के मूड में नहीं, सेलेक्टिवली खरीद रहे हैं, तो वो एक फ्लो के लिहाज से आप थोड़े बेहतर हो गए। करेक्ट। एक और बड़ी चीज ये कि सिर्फ एफआईज और घरेलू फंड का मार्केट तो नहीं है, मार्केट तो ट्रेडर्स का भी है, ब्रोकर्स का भी है, पोर्टफोलियो मैनेजर्स का भी है, एचएनआई इन्वेस्टर्स का भी है। और वो चुपचाप साइडलाइन पे बैठे थे कि जब बाजार स्टेबल हो गए तब लौटेंगे, तो उनको भी लगता है लौटने का टाइम हो गया। तो एक वो स्ट्रीम आपकी पैसे की या खरीदारी की वो शुरू हो गई। ब्रॉडर मार्केट में तभी आपको तेजी बनती है जब कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन आना शुरू हो, वो भी होता दिख रहा है। तो मूड माहौल आप अपनी स्क्रीन देखेंगे, अपने मार्केट देखेंगे तो लगेगा कि डाउन साइड रिस्क कम है। जब आपको पता है कि डाउन साइड रिस्क कम है तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड करते हैं। ये हमारे मार्केट दिखा रहे हैं, आपको पता है। और सबसे बड़ी चीज देखिए, पिछले 2 हफ्तों में तेजी करने में कौन सा एक भी दिन स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है? नॉट अ सिंगल स्टॉप लॉस। अगर आप 17,150 स्टॉप लॉस मान के चलते हो तो ट्रिगर ही नहीं होता। 4 दिन से वो नहीं टूट रहा आपका। 17,225 से आप बार बार घूमना। अच्छा, कल भी देखिए, आप रेंज देखिए, कल एग्जैक्टली 17,225, 17,150, 17,225 की रेंज से सपोर्ट, एब्सोल्युटली सब एग्जैक्ट लो 17,225 है। ऊपर में 400 का लेवल था, एग्जैक्टली 407 का है। तो मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट करके ट्रेड भी वैसे कर रहा है, एकदम परफेक्ट। सो इससे बढ़िया मार्केट आपके लिए हो नहीं सकता कि बुरी खबरों पर गिर ना रहा हो, ठीक है, उल्टा बढ़ रहा हो, और बाकी इंटरनल फैक्टर्स आपकी मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इन सब के बीच में नए मुंह कोई खराब खबर पे आ जाए, वो खराब खबर कौन सी कब आएगी वो तो हमें पता नहीं। हम खाली सावधानी वाला रख सकते थे, तो वो सावधानी वाली 2-3 दिनों की बात थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि आगे कभी खबर अचानक से स्टेटमेंट नहीं आ सकता। कोई ताइवान का आ सकता है, कोई चाइना का आ सकता है, कोई अमेरिका का, लेकिन जो हमें पता नहीं है उसका तनाव कब तक लेंगे? एग्जैक्टली। जब पता है तब तक 1-2 दिन ले लिया। अब जिस दिन आएगा उस दिन भगवान की मर्जी, बाकी चल रहा है चल रहे थे। तो ओवरऑल मार्केट आपके परफेक्ट सेट है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। सिंपल तरीका इस मार्केट का यही है कि पहले सपोर्ट लेवल पे खरीद लेना है, और पहले सपोर्ट लेवल पर रोज पिछले 4 दिन से मार्केट आपको मौका दे रहा है। तो अगर आज भी मौका देगा तो पहले सपोर्ट लेवल पे खरीदेंगे, बिल्कुल, और नहीं तो किसी पर्टिकुलर ब्रेकआउट के ऊपर खरीदेंगे। तो दोनों चीजें बहुत क्लियर है। और आज तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का भी दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के पार निकलकर टिकने को तैयार है। दीप, ऐसा लग रहा है आज का दिन बैंक निफ्टी का बन सकता है। अच्छा, हाँ। उसका रीजन बताता हूँ। निफ्टी में बड़ा लेवल अब जो है वो 17,500, जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। तो 17,525 के ऊपर टिकेंगे आज हम, तो फिर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग तगड़ी वाली आती दिखेगी। लेकिन बैंक निफ्टी में वो लेवल 38,000 ही है, और वहीं पर अपने बंद हुए हैं। तो बैंक निफ्टी तो ऊपर खुल ही जाएगा। तो ऊपर खुलने के बाद बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग का सहारा ज्यादा मिलेगा, और मुझे वीकली एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग चाहिए। दूसरी चीज एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ, शॉर्ट कवरिंग वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी में ज्यादा बनती है, निफ्टी में कम बनती है। उसका रीजन ये कि आमतौर पर बैंक निफ्टी को हेजिंग के तौर पर एफआईज वगैरह उतना यूज नहीं कोई नहीं करता फ्रेंकली। बैंक निफ्टी तो ट्रेडिंग के लिए बना है। हाँ, वो ट्रेडिंग के लिए ही बना है एक्चुअली, करेक्ट। सो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आज देखते हैं 1-2 दिनों के हल्की सी पिछड़न के बाद, लेट्स सी, बैंक निफ्टी आज पायलट सीट पे आता है, ऐसा लग तो रहा है। बढ़िया है। तो बैंक निफ्टी पर आपका कॉन्फिडेंस जब आता है, हम देखते भी हैं, अच्छा एक्शन होता है। तो चलिए, आज बैंक निफ्टी पर फोकस है और वीकली एक्सपायरी पर भी फोकस है। सर बताएं फिर आज का सेटअप। आज के संकेत में दीप, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव साइड पर है, एफआईज के संकेत न्यूट्रल से हल्के पॉजिटिव, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव है। घरेलू फंड्स के संकेत न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव है, लेकिन इतने हल्के हल्के हैं कि मैंने दोनों न्यूट्रल ही रखे। वायदा कारोबार के संकेत भी न्यूट्रल हैं, नेगेटिव से न्यूट्रल हुए क्योंकि थोड़ी पोजीशन हल्की हो गई है। सेंटीमेंट पॉजिटिव है और ट्रेंड न्यूट्रल है। 17,800 के ऊपर मैं ट्रेंड पॉजिटिव कर दूंगा। वैसे तो कायदे से एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बताऊं, ट्रेंड पॉजिटिव ही है। हाँ, लेकिन मैं इंतजार 17,800 के लेवल, क्योंकि अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट दीप बनता है निफ्टी पर, जहां पर जाकर निफ्टी रुकेगा, वो 17,600 से 17,800 की रेंज में कहीं न कहीं बनता है, ठीक है। अब वो 17,600 17,800 की रेंज में आप 17,600 के आसपास जाकर रुकते हैं, 800 तक पहुंचते हैं, और अगर उसके पार निकलते हैं तो फिर फुल फ्लेज बहुत ही बढ़िया तेजी वाला आपके लिए माहौल बनता हुआ दिखेगा। अभी भी आप न्यूट्रल से पॉजिटिव ट्रेंड को मान सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब आइए सपोर्ट लेवल। आज का सपोर्ट लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। 17,300 से 17,350 की रेंज ही पहले सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे 17,150, 17,225 जो लगातार 3 दिनों से हम बोल रहे हैं मजबूत खरीदारी की जगह, और जो लेवल बाजार तोड़ नहीं रहा है वो आपके लिए होगा। ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,475, 17,525, इस रेंज में खुल के हम टाइम पास करेंगे, ताकत आजमाइश करेंगे, ठीक है। 525 को पार करके टिके तो फ्रेश शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी बनेगी, जो 600 से 675 तक ले जाएगी निफ्टी को, ठीक है। बड़ी तेजी बनेगी दीप। राइट। अगर
475 के आसपास आकर थोड़े से नीचे आए तो फिर 400 425 तक आएंगे और वहां पर खरीदारी बनेगी। ओके, ये सिंपल है। सो 475 से 525 की रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज। अंडरस्टूड। इस रेंज को आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, 475 से नीचे ट्रेड करते हैं तो थोड़ा नीचे आ सकते हैं, 50 एक पॉइंट वहां खरीदिए। 525 के ऊपर टिके तो 50-75 पॉइंट और बढ़ेंगे, उसके लिए आपको ध्यान में रखना। सिंपल सी चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट 50 पॉइंट की रेंज आपके लिए। और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल वहीं पर उसी के आसपास Exactly वहीं पर है। वही देगा, वो नंबर वही निकल के आ रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 37,625 37,750, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना दिन के लिए, इसके नीचे वैसे जाएंगे नहीं। अगर गए तो 37,425 से 37,500 ब्लाइंड बाय जो निकल कर आता है। 2 दिन से मैं सोच रहा हूँ आए इस रेंज में, आ ही नहीं रहा। 37,600-700 के आसपास से ही मार्केट घूम जाता है, 500 तक आता ही नहीं है। सो और आज भी मुश्किल है, एक बार 38,200 पार कर लिया तो फिर मुश्किल है। सो आज मैंने ऊपरी रेंज थोड़ी सी ऊपर की दी है दी, 38,350 से 38,500 की रेंज है। 38,200 हल्की फुल्की रुकावट है, 38,175 38,200 के आसपास। मैं उम्मीद कर रहा हूँ वहां पर हम खुलेंगे 38,150 38,200 के आसपास, और वहां देखते हैं क्या कुछ होता है। एक बार 38,200 को पार करके बैंक निफ्टी टिक गया तो 38,350 से 500 की रेंज में बैंक निफ्टी जाने की तैयारी कर लेगा। सो हल्की फुल्की बाधा जो है वो 38,000 की, जिसके तो ऊपर आराम से खुलेंगे। 38,200 उसके बाद हल्की फुल्की रुकावट है, वो पार करेंगे तो फिर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी आती दिखेगी। 38,500 को पार करना मुश्किल होगा। ऊपर की रेंज एकेडमिक पर्पज से 38,600 से 38,750 नोट करके रख लें। डन सर। अब आते हैं आज के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस रहेंगे, अगर उस हिसाब से देखें तो कहाँ कौन से लेवल्स हैं? 17,400 के आसपास ही हम बंद हुए, तो पहला सपोर्ट लेवल जहां कल हम बंद हुए 17,388 है, 17,390, इसके नीचे 17,350 और 17,300, ये 3 छोटे सपोर्ट हैं। 17,225 मीडियम सपोर्ट है, 17,175 17,150 बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे की जगह आज नहीं दिखती। ऊपर 17,450 17,475 दो छोटे लेवल है, 17,525 मीडियम लेवल है, उसके बाद बड़ी रेंज में आप शिफ्ट हो जाते हैं 600 650 675 और फाइनली 775। सो मेरे हिसाब से बहुत अगर मैं नेरो करूं तो 675 से 775 की रेंज है जो बड़ा टारगेट निफ्टी का आगे का बनता है। और हाँ, और अगर थोड़ा सा उसको श्रिंक करूं तो 600 से 800 600 से 800, तो ब्रॉडली 600 से 800 का लेवल जी। बैंक निफ्टी के लिए सर 37,900 पहला सपोर्ट लेवल है, 38,000 के आसपास आप बंद हुए हैं। 37,750 37,700 3 छोटे सपोर्ट लेवल है विजिबल। 37,625 37,500 मीडियम है और 37,425 नेक्स्ट सपोर्ट। इसके नीचे की जरूरत नहीं है, 37,375 बनता है, बट आई थिंक इतना ही काफ़ी है। ऊपर 38,050 छोटा रुकावट का लेवल है, उसके ऊपर ही खुलेंगे तो 38,175 38,350 38,400 और 38,500 ये विजिबल लेवल है। इसके ऊपर के थोड़े एम्बिशियस लेवल है, जो कुछ बड़ा हो जाए अच्छा तो आएंगे 38,600 750 38,825 और 38,875 तक की यात्रा करने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है ऊपर की तरफ। अंडरस्टूड। चलिए, ये हैं आपके लिए सारे सपोर्ट लेवल्स और आज के लिए बड़े लेवल्स जो निकल कर आ रहे हैं। डेटा भी बताएं सर, 2 दिनों से थोड़ी एफआईएस की लॉन्ग्स कम हो रही हैं, वो हम देख रहे हैं। पीसीआर कम हो रहा है 2 दिनों से। जी दीप, तो 57 से 55% पर आए और एफआईएस के डेटा में आपको यही बता दूं 575 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे और लॉन्ग पोजीशन कम किए। तो कल एफआईएस ने थोड़ी सी मूड माहौल को देखते हुए लॉन्ग पोजीशन कम किए, प्लस 67% तक पहुंच भी चुके थे, तो हम कह भी रहते हैं यहाँ से थोड़ा कम होना चाहिए, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट कॉल रेशियो आपका घटकर 1.28 पर आया, थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है, अब उतना हायर साइड पर नहीं है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो और भी ठीक है, 1.04 हो गया, 1.26 है। सो ये सारे कंफर्ट वाले हैं आपके लिए, ठीक है। बाकी विक्स अनचेंज है, 2 दिनों से विक्स बढ़ रहा था, अब बढ़ना बंद हो गया, यानी कि जो वॉलेटिलिटी की आशंका इस इवेंट की वजह से बनी हुई थी चाइना ताइवान की, वो थोड़ी सी कम हो गई। तो ये डेटा ऑन द होल तीनों ही ठीक है, कोई खराब नहीं, तीनों डेटा ठीक है। ठीक है सर। अब आइए, आपकी अगर लॉन्ग पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 17,200 का। जिनको छोटा रखना है वो 17,300 भी रख सकते हैं, लेकिन सही स्टॉप लॉस 17,200 का है या 17,150 का है, ओके, आपकी इच्छा पर है। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, या तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सीधा 17,150 का रखें जो दूर हो जाता है, तो मैंने सोचा 17,300 के ऊपर 3 दिनों से क्लोज हो रहे हैं। इनफैक्ट 17,340 17,345 17,388 ये 3 क्लोजिंग मिली है। सो 17,340 के नीचे ही आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बट बेटर है कि आप 17,300 थोड़ा सा क्वेश्चन रखकर 17,300 रख ले। तो आपको मैं यहाँ पर आपको छूट दे रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाने की। अगर आपको लगता है कि एक ही स्टॉप लॉस रखना है इंट्राडे क्लोजिंग 17,300 रख लीजिए, किसी को डीप रखना है 17,200।
बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी 37,600 ये इंट्राडे स्टॉप लॉस है और क्लोजिंग भी है। क्लोजिंग स्टॉप लॉस भी कायदे से दीप है ना 37,900 का होना चाहिए। ओके 3 दिनों से आप 37,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस बनता नहीं, लेकिन बहुत नजदीक है, 100 ही पॉइंट नीचे है और आज वायदा कारोबार के एक्सपायरी का दिन है। इसलिए अगर आपको रिस्क कम रखनी 37,900 रखिए, थोड़ी सी रिस्क रख सकते हैं 400 पॉइंट की, तो 37,600 आपका स्टॉप लॉस होगा। गॉट इट सर, ठीक है। शॉर्ट साइड शॉर्ट साइड 17,525 गैप से खुलने के बाद ये आपका इंट्राडे का स्टॉप लॉस है। और क्लोजिंग अगर आज फिर से पॉजिटिव होती है 17,400 पे, तो फिर कोई बने रहने में शॉर्ट में समझदारी वाला मामला तो है नहीं। सो और जिनको फिर भी डीप स्टॉप लॉस लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे भी, तो वो 17,525 का लगाए, अदरवाइज 17,400 क्लोजिंग, 17,525 इंट्राडे। ठीक है सर। बैंक निफ्टी एक ही अपना, कल भी वही था, परसों भी वही था, आज भी वही है, 38,200 इंट्राडे भी और क्लोजिंग भी, सिंपल। ठीक है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना। समझ गए सर। ओके नई पोजीशन, नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 17,300, छोटे ही स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि गैप से आप खुल रहे 17,300। टारगेट जो बनेंगे 17,400, 475 और 525, 3 छोटे टारगेट है। 600, 650, 675 बड़े टारगेट। बेचना थोड़ा ट्रिकी है। बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी 17,500 पर भी आ सकता है कि 500, 525 मेरा बेच दें। वो बेचने के लिए आप वहां पर डाउ फ्यूचर वगैरह देखिए। अगर डाउ फ्यूचर आपको 150, 200 नीचे हो जाए तो आप 17,500, 525 पे बेचिए। अदरवाइज जो सेफ जगह है जहां पर बेचने में आपको रिग्रेट नहीं होगा, पैसे बनेंगे, वो 17,600 से 675 की अगर आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो आपका किया गया। तो 17,600, 625 के 75 की रेंज में आए तो बेचिए, 17,775 का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो बनेंगे 17,525, 17,475 दो छोटे टारगेट, 17,450, 400 मीडियम टारगेट, 17,350, 300 और 225 तक के फाइनल टारगेट के लिए 17,525 पर व्यू बनाएं, देखें मूड माहौल को, और अगर आपको ठीक लगे तो वहाँ इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन पर, अगर आप 525 पर बेचना ऊपर आ जाए तो 600 पर, 675 पर टुकड़ों में और बेचना है, अदरवाइज हड़बड़ी जल्दी में मत बेचिए। ओके, बैंक निफ्टी खरीदें 37,600 का स्टॉप लॉस है और इस स्टॉप लॉस को 38,200 पार करने के बाद आपको 37,900 कर लेना है। जैसे 38,200 को पार निकलता है आप 37,900 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। फिलहाल ये रखिए, स्टॉप लॉस आप 300 पॉइंट ऊपर कर लेंगे। अभी जो टारगेट बनेंगे 38,175 पहला टारगेट है, 38,350, 38,400 और 38,500 3 मीडियम टारगेट है। 38,600 से 38,750 के बड़े टारगेट अगर आ गए तो थैंक यू वेरी मच। बैंक निफ्टी बेचना, अब बैंक निफ्टी बेचने में भी थोड़ा सा ट्रिकी है दीप। वैसे तो मन करता है बैंक निफ्टी बहुत ऊपर बेचूं, जल्दी में नहीं बेचना है, लेकिन मुझे लगता है 38,500 ठीक है, जहां पर एक बार बेचा जा सकता है। 38,500 पर कॉल राइटर्स बड़े खड़े हैं, 25 लाख शेयर के आसपास के, तो वहां पर बेचने में रिस्क कम है, तो वहां से शुरू कर दीजिए। 38,500, 600 और 750 इन 3 टुकड़ों में बेच सकते हैं, और 2 बार ही बेचना है तो 38,500 और 38,750 में बेचिए। थोड़ी रेंज बड़ी दे रहा हूँ लेकिन निकल कर नहीं आ रही, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 38,000 से 39,000 की रेंज में लेवल कम है। हाँ, कुछ में लेवल बहुत मिलते हैं और कुछ में लेवल बहुत कम मिलते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर लेवल बहुत कम मिल रहे हैं, तो 38,000 एक्चुअली मैं बताऊँ दीप, स्टॉप लॉस मैं अगर आपको बताता था, आप बोलते थे कि ये क्या स्ट्रेटेजी है, ऐसे तो देने से नहीं देते तो बढ़िया है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस कहाँ निकल कर आ रहा है मालूम है? 39,050 का सीधा। आप सोचो 38,500 से 38,750 की रेंज में, 250 पॉइंट की रेंज में तो पहले आप बेचो, फिर 300 पॉइंट और ऊपर का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा जाता है। यानी 500, 550 पॉइंट की रिस्क कौन बैंक निफ्टी में रखता है? फैक्ट बात है, सही बात, ये मैं भी जानता हूँ। इसलिए लेकिन सही स्टॉप लॉस आपका 39,050 आ रहा है, लेकिन फिर हमने कहा कि कम रिस्क के हिसाब से 38,825 ही रखिए, ये स्टॉप लॉस लगाइए। अदरवाइज जिसको सही स्टॉप लॉस लगाना है उनको 39,050 का लगाना चाहिए, क्योंकि 38,825 से लेकर 38,875 फिर 950 ये वो कंजेशन जोन में जाएगा जहां पर बैंक निफ्टी रुकेगा। सो इसलिए कभी कभी क्या होता है, लेवल्स आपको इस तरह के दिखते हैं कि वहां पर आप ट्रेड लंबे स्टॉप लॉस के साथ लें, लंबे रेंज के साथ लें, कभी कभी बहुत छोटी मिल जाती है। सो डिपेंड करता है लेवल्स के हिसाब से। तो आज आप 38,500, 38,750 में बेचिए, 38,825 का छोटा स्टॉप लॉस रखिए, 38,400, 38,350, 38,200 और 38,050 ये 4 विजिबल लेवल्स हैं। इसके नीचे अगर फिर आए तो 37,950, 37,900 मीडियम लेवल है, 37,750, 37,700 फाइनल लेवल्स, जिसके लिए बीक वाली करेंगे। ठीक है सर, ये जो आपने बात करी ना, ये स्किल वाली, वो जो कॉलर शो आपने मंडे को किया था और वो जो कॉलर शॉर्ट करना चाह रहे थे, हाँ, देखो वहीं से वही मेरे दिमाग में आया कि अच्छा हुआ उस समय आपने वो एडवाइस दे दी कि मत सोचिए, और वहां से अगर अभी के लेवल्स देखें तो भी एक बड़ा फर्क आ रहा है। 1000 पॉइंट वहाँ से, 1000 पॉइंट वहाँ से, और आज का और गिन लेंगे।
वो लेवल ही दिखाता है कि किस लेवल पर आपको बेचना है। क्योंकि ना वो कई बार क्या होता है कि मेन प्रॉब्लम है ना इम्पल्सिव ट्रेड में ही होती है कि नहीं मुझे करना ही है, उस चक्कर में ठीक है, जरूरी थोड़ी है करना ही। मतलब अगर आपको लगे अपनी रेंज में आए तो ट्रेड इनिशिएट कीजिए। रोज दे रहा है मौका, मुझे बताओ किस दिन नहीं दिया। डिप पर तो कल आपको 17,225 मिला है, अब आपको दिखता है आज 17,225 वाला 17,500 है। हाँ। और अगर आप एक और चीज इस मार्केट की बहुत खूबी और खासियत बताता हूँ जो आपके पैसा कमाने के बहुत काम की है। अगर आप सही लेवल पर एंट्री करते हैं ना, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे, आपको पैसा तुरंत मिलता है। बिल्कुल मिलता है। मतलब वहां 17,225 से घूमने में टाइम नहीं लगा रहा। एग्जैक्टली। अगर आप उस समय अलर्ट है, तैयार है, आपको पता मुझे इस लेवल पे एंट्री करनी है, तो आपको पैसा जल्दी मिल जाता है। और यही आप गलत एंट्री करते तो आपको बहुत इंतजार करना पड़ता है, फ्रस्ट्रेट करेगा और थका देगा, फिर सोचेगा भाव आया निकलो। सो सबसे बढ़िया चीज है, पहली चीज सपोर्ट लेवल को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। दूसरी उससे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है कि वहां से इतना तेजी से घूमता है कि हर एक को रिग्रेट होता है जिसको लेना होता, अरे यार वहां लिया होता तो देखो। या फिर जो शॉर्ट करा, अरे मौका मिला था शॉर्ट काटने का, काटा नहीं। ये बहुत लोगों को फीलिंग, किस को आती है फीलिंग, मुझे ट्वीट करके बताइएगा। तो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट की फीलिंग बहुत ट्रेडर्स को देगा। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से वो है ना सपोर्ट से घूमता है, आपको फिर वो फीलिंग, अरे मिस कर दिया, सही जगह आया था, बोला भी था नील जी ने करना भी चाहिए था, करना भी मिस हो गया। सपोर्ट लेवल पे आने दो, लीजिएगा फिर। बिल्कुल। तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए, ये क्लियर आपके लिए सीख है। एस्कॉर्ट्स बैन में था सर, बना हुआ है। वायदा कारोबार के इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर कुछ हो आज के लिए तो बता दीजिए, कहां पर 17,300 सबसे इंपॉर्टेंट, यही नीचे की तरफ 71 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 23 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। 17,400 हल्की फुल्की रुकावट है, उसके ऊपर ही खुल रहे हैं 58 लाख शेयर। बड़ा लेवल 17,500 है, 80 लाख शेयर है कॉल्स में, मनोवैज्ञानिक स्तर से भी है 17, 17.5, 18, हम ऐसे ही सोचते हैं ना राउंड फिगर में। सो 17,500 उस हिसाब से भी, और कॉल राइटर्स भी वहां पर 80 लाख शेयर के खड़े हैं। मुझे 17,525 के ऊपर की ट्रेडिंग देखनी है, ये मेरी इच्छा है आज के लिए। 525 एक विश अगर मुझे पूछे, ये 17,525, तो 17,525 के ऊपर निकल के टिकाना मजा आएगा। फिर जो है ना 17,400 वाला भी कॉल राइटर आएगा, 450 पे 30 लाख शेयर है वो भी काटेंगे, 17,500 पर 80 लाख शेयर है, वो भी सोचेंगे जिंदगी में गलती तो कर दी अब काटो। हाँ, लेकिन ये फीलिंग आना बहुत अच्छी बात है। हाँ। जब आप सोचते हैं कि जिंदगी में गलती कर दी, ये फीलिंग आपके रोज आए, मतलब करे ना, अगर कर दी आ जाए तो बहुत ही, क्योंकि जब आप सोचेंगे गलती कर दी तो ही सुधारेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन आप सोचेंगे नहीं मैंने ठीक ही बेचा है, जो होगा देखा जाएगा, फिर तो देख लेगा मार्केट आपको देखा जाएगा। 2,000 पॉइंट किसी ने देखे ही नहीं, ऐसे बढ़ गया। तो जो शॉर्ट करके बैठे हैं, सोचो कोई दिन मार्केट मौका नहीं दे रहा नीचे आके बंद नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं। इसलिए डिसिप्लिन के साथ तो 17,525 के ऊपर निकलने पर शॉर्ट कवरिंग। बैंक निफ्टी 38,000 के पार निकलने पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी दीप, 38,200 पार निकलने के बाद और बढ़ेगी, लेकिन जो बड़ा लेवल फिर ऊपर की तरफ बनेगा वो 38,500 का बनेगा, वहाँ 25 लाख शेयर और है। सो मुझे लगता है कहीं कहीं 38,200 से 38,500 की रेंज में थोड़ा टाइम पास करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और नीचे 37,500 तो टूटने वाला है नहीं। पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार वहीं सपोर्ट ले रहे हैं, अभी भी रहेगा। चलिए, अंडरस्टूड सर। सारे लेवल्स आज के लिए आपके सामने, एक्सपायरी का दिन है, एक्साइटिंग एक्शन रिजल्ट्स बताएं आप सर। ल्यूपिन आज का एक्सीडेंट यही है, और कितना गिरेगा, जितना इसकी मर्जी होगी उतना गिरेगा। अरे इतने गंदे रिजल्ट कोई कंपनी कैसे दे सकती है, मतलब अच्छा ऐसा नहीं कि लुपिन के नंबर्स खराब आएंगे, ये पता नहीं था, पता था सबको था, लेकिन उसके बावजूद हर एक पैरामीटर पे 6% के मार्जिन, ये मार्जिन है 950 से 200, 225 करोड़ का एबिटा, ये क्या है नंबर? मतलब इनको कौन याद दिलाएगा, वंस अपॉन अ टाइम आप निफ्टी की कंपनी थी। हाँ, जब फार्मा की बुल रन थी तो ये सबसे आगे था। बहुत ही कमजोर नंबर से, मतलब मैं पता नहीं, मुझे तो लगता है अगर आप मुझे फीलिंग पूछें तो 8-10% गिरना चाहिए। 8-10%, हाँ, मतलब एक सर्किट तो बनता है इसका नीचे का। बट अब ठीक है, पहले से शॉर्ट है, काफी गिरा हुआ भी है, ऐसा कोई मतलब भरोसा तो है नहीं। हाँ, सो कोई किसी को खरीदना तो नहीं है। हाँ, वो तो क्लियर है। जितना भी गिरे तो पहली चीज है कि लेना तो नहीं है, आप शॉर्ट है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। आज का एक्सीडेंट तो ये, बाकी नंबर्स में अच्छे नंबर्स में पीआई इंडस्ट्रीज के बहुत बढ़िया नंबर है। एक्चुअली आप देखिए एक खाली दीपक नाइट्राइट को छोड़ दें, बाकी इस पूरी स्पेस में बहुत दमदार नंबर है, चाहे वो आप एसआरएफ देखें, नवीन फ्लोरिन देखें, यूपीएल देखें, पीआई इंडस्ट्रीज देखें, एक दो और मेरे ख्याल से छोटी मोटी जो फर्टिलाइजर केमिकल वाली कंपनियां, ये बहुत ही बढ़िया स्पेस है। एक दीपक को छोड़ के बाकी सबके नंबर्स बहुत तगड़े आए। ये 4 से 5% आराम से बढ़ेगा।
मुझे लगता है कि इस स्टॉक में यहाँ से और तेज़ी करीबन ये 150-200 पॉइंट की तेज़ी के लिए तैयार हो रहा है। हाँ, 150-200 रुपये की तेज़ी बनेगी। 4-5% की तेज़ी पीआई इंडस्ट्रीज में बननी चाहिए, ये नंबर से। बाकी और तो इंटरग्लोब है, ठीक है, नुकसान कम हुआ है थोड़ा सा, मिले जुले। गुजरात गैस एक्सपेक्टेशन खराब थी तो उस हिसाब से नंबर्स ठीक है। तो कोई बहुत बड़े अच्छे या बहुत खराब नंबर दोनों के नहीं है। आइडिया वही मैं बता रहा था। ठीक है, क्या करें इसका? कुछ नहीं, क्या करना है, ठीक है, 1 रुपया ऊपर 1 रुपया नीचे, वही है। नीचे आए ले लो, ऊपर आए दे दो, वैसा वाला हाल। तो रिजल्ट पे चलते भी कहाँ है? डेसिमल्स में अब टारगेट आ रहे हैं इसके, वही है या बदलाव हो रहा है? अब वो वही, इनमें रिजल्ट्स पे के दम पर ज़्यादा एक्शन आइडिया में तो होता नहीं है। तो बाकी मिले जुले नतीजे, कोई खास ऐसा नहीं कि जिसकी वजह से बड़ा मूड बनाए। अंडरस्टूड सर। ओके, तो ये है आपके लिए पूरे का पूरा नतीजों का भी विश्लेषण। आइए इन नतीजों की और डिटेल्स भी जानते हैं और खबरें, साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। कुशल, अरमान, नुपुर और आशीष हैं तैयार। कुशल, मॉर्निंग बताएं ट्रिगर्स और खबरें। मॉर्निंग दीप, ट्रिगर्स के लिहाज से निफ्टी से ब्रिटानिया अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफ&ओ की लंबी सूची है, करीब 13 कंपनियां हैं। इसमें चुनिंदा नाम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, BHEL, बलरामपुर चीनी, कॉनकॉर समेत डालमिया भारत, डाबर, गेल इंडिया जैसे स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी बोनस शेयर जारी करने पर आज बोर्ड बैठक होने वाली है और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे बाटा इंडिया और डेल्टा कॉर्प के काउंटर्स। साथ ही बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दरों पर फैसला आज आने वाला है, तो ग्लोबल इवेंट के लिहाज से इस पर आपको नजर रखनी है। पोस्ट मार्केट नंबर्स में इंटरग्लोब एविएशन नंबर्स अनुमान से बेहतर दिख रहे हैं। खासकर कंपनी की आय देखिए 60% बढ़कर 12,855 करोड़ पर आती हुई दिखी है और ये हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है। और साथ साथ कंपनी की मार्जिन्स में भी सुधार दिखा है। 5.6% के मार्जिन्स इस बार ही आए हैं। हमारा जो अनुमान था वो 4.5% का था और कंपनी का घाटा, जैसा अनिल सर बता रहे थे, 1,064 करोड़ पर आता हुआ दिखा है 1682 करोड़ के मुकाबले। तो घाटा भी लगभग 37% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। डेफिनेटली आगे आने वाला जो तिमाही है वो थोड़ा सा वीक सीजनैलिटी की वजह से चैलेंजिंग रहेगा, बट लॉन्ग टर्म रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड जो है ये काफ़ी पॉजिटिव और स्ट्रांग रहने वाला है, ऐसा मैनेजमेंट की कमेंट्री आ रही है। वोडाफोन आइडिया नंबर्स मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। आय लगभग 10,240 करोड़ पर आई है। इनफैक्ट यहाँ पर आप देखिए 10,310 करोड़ रुपए का अनुमान था। मार्जिन्स 41.6%, हमारा अनुमान 43.5% का था। तो यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं इस पर आपको नज़र रखनी है। और कंपनी का आरपू ये इंटरेस्टिंगली थोड़ा बढ़कर आता हुआ दिखा है। 126 का हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 128 के लेवल्स पर कंपनी का आरपू आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। जो मिस्टर रविंदर टक्कर हैं, जो कि MD एंड CEO हैं मौजूदा, उनको जो VIL का बोर्ड है उसके चेयरमैन पर नियुक्ति कर दी गई है 19 अगस्त से। तो डेफिनेटली ये अपडेट है वोडाफोन आइडिया के लिए नतीजों के साथ साथ। ओके, तो ये हैं आपके लिए वोडाफोन आइडिया। ऑफ कोर्स इस पर तो नज़र रहेगी हर बार की तरह, बट और भी काफ़ी सारे नतीजे। अरमान, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे आप लेकर आए हैं? जी, सबसे पहले लुपिन पर ध्यान रखिएगा। जो हमारा अनुमान था उससे काफ़ी बड़ा मिस आता हुआ दिखा है। आय जो है हालांकि 12% बढ़कर आई है, पर वो भी अनुमान से काफ़ी कम आती हुई दिखी है। मार्जिन्स पे काफ़ी बड़ा कट देखा गया, 22% से घटकर सिर्फ 6.2% पर आते हुए दिखे हैं। और कंपनी को जो पहले मुनाफा था 542 करोड़ का, वो इस बार 90 करोड़ का लगभग घाटा आता हुआ दिखा है। और मैनेजमेंट ने यह भी कहा है कि वो जो US में जो उनकी जो बिक्री है वहाँ पर उनको सिग्निफिकेंट कट जो है वो देखा गया है। PI इंडस्ट्रीज जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे और जो मार्जिन्स थे वो इन लाइन आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग आपको 30% का उछाल दिखेगा। मार्जिन्स 21% से बढ़कर 22% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको 40% का उछाल दिखेगा। गुजरात गैस के अगर नतीजे देखेंगे, अगर अब तो यूं तो कमज़ोर दिख रहे हैं, हालांकि जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 11% का उछाल देखा गया है। मार्जिन्स जो हैं वो गिर चुके हैं, 14.9% से गिर कर 11.7% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी दिखेंगे आपको लगभग 14% का कट देखा गया है। कैश में अगर नतीजे में सबसे पहले ऑन मोबाइल ग्लोबल पर ध्यान रखिएगा, जिसमें आप YOY अगर देखेंगे तो YOY तो आपको नतीजे कमज़ोर, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखेंगे। हालांकि अगर QOQ अगर देखेंगे तो QOQ अगर आप रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो लगभग 5% की कटौती है। मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन 6.8% से घटकर 5.6% है और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा भी लगभग 13% घटकर आता हुआ दिखा है। और अंत में रेडिंगटन इंडिया पर अगर फोकस करेंगे तो रेडिंगटन इंडिया के नतीजे जो हैं बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय में लगभग 25% का उछाल देखा गया है। मार्जिन्स भी थोड़े इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 2.56% से बढ़कर 2.8% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको बढ़िया बढ़ोतरी देखी गई है, 33% की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि जो फ्री कैश फ्लो जो उनका नेगेटिव आता हुआ दिखा है उसके लिए मैनेजमेंट ने कहा है कि वो वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन के चलते वो नेगेटिव आया है।
ओके, तो ये है आपके लिए नतीजे और जहाँ पर रखनी है नज़र, टेडिंगटन पर भी रहेगा फोकस। नुपुर, मॉर्निंग बताएं कौन से नतीजे आपके पास हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। 7 कंपनीज है जिन्होंने अपने नतीजे घोषित किए जो मेरी लिस्ट में, उसमें से 6 के काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे आते दिखे और एक ही स्टॉक है तो थोड़ा सा कमज़ोर है। यूएफओ मूवीज़ के साथ शुरुआत करते जो आए वहाँ पे 230% की रिकवरी आती दिखी है। कंपनी ने इस बार जो अपना एबिटा लॉस था उसे पॉजिटिव में टर्न किया और मार्जिन इस बार 10% के पास आते दिखे हैं। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर आए कंपनी के लिए, 200% से इस बार आय बढ़कर आई है। जो कामकाजी मुनाफा है वो भी 17 करोड़ के आसपास आता दिखा है और इस बार कंपनी ने 15 करोड़ का मुनाफा किया है। पिछले साल इसी समय पे कंपनी ने 9 करोड़ का लॉस किया था। सैटर्न क्रेडिट के काफ़ी अच्छे नतीजे यहाँ भी, हालांकि जो एनआई है वहाँ पे 14% की गिरावट आती दिखी है, पर जो प्रॉफिट है वो इस बार 60 करोड़ का और जो ग्रॉस एनपीए और जो नेट एनपीए वहाँ पे काफ़ी अच्छा सुधार आते इस बार दिखा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी 32% के रहे इस बार, जो पिछले साल सिर्फ 11.5% के आसपास आते दिखे थे। मोंटे कार्लो काफ़ी बढ़िया नतीजे, यहाँ भी कंपनी के 112 करोड़ की आय आई है इस बार कंपनी की। पिछले साल कामकाजी लॉस हुआ था कंपनी को 9 करोड़ के आसपास था, वो अब 4 करोड़ का प्रॉफिट में टर्न हो चुका है और जो मार्जिन है वो 4% के पास आते दिखे हैं। केसी इंटरनेशनल काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे, यहाँ भी कंपनी के 30% से कंपनी की आय बढ़कर आई है। जो कामकाजी मुनाफा है वहाँ पे 6% की बढ़त है, हालांकि मार्जिन्स पे हल्का सा दबाव है, 100 बेसिस पॉइंट से कम होकर 5% के आसपास आते दिखे। गल्फ ऑयल यहाँ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, 70% से कंपनी की आय बढ़कर आई है। जो मुनाफा है वो भी 82% ऊपर होके इस बार आता दिखा है। जो कमज़ोर है वो एबन एप्श्योर, वहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर नतीजा आते दिखे, 22% से कंपनी की आय कम हुई है, लेकिन जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक सुधरे, 28% से बढ़कर 50% के मार्जिन आते इस बार दिखे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे के सारे नतीजे आज, जहाँ पर आपको रिएक्शन दिखेगा। कुछ खबरें भी हैं, कुशल बताएं इनके बारे में। खबरों में सबसे पहले यू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नज़र रखिए। इन्होंने QIP लॉन्च कर दिया है और जो फ्लोर प्राइस रखा है वो 591 रुपये प्रति शेयर के आसपास है, जो कि मौजूदा प्राइस से 2.2% डिस्काउंट पर तय किया गया है। हालांकि फ्लोर प्राइस पर 5% छूट कंपनी देती हुई नजर आएगी और कैपिटल रेजिंग कमेटी 8 अगस्त को इशू प्राइस फाइनल करने पर बोर्ड बैठक करने वाली है। QIP इशू के जरिए लगभग 1600 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान ऐसे हम लगाकर चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो इनके MD हैं संजय अग्रवाल जी 75 लाख शेयर बेचेंगे और यहाँ पर शेयर बेचने के बाद इनकी हिस्सेदारी 28.2% से घटकर 27.02% हो जाएगी। हिंडाल्को इनकी सब्सिडियरी नोवेलिस, इन्होंने Q1 FY23 के नतीजे पेश किए हैं। आय में 31% की बढ़त के साथ $510 करोड़ पर आई है। कंपनी का मुनाफा 28% बढ़कर 31 करोड़ और एडजस्टेड बेसिस पर एबिटा केवल 1% बढ़ा है। जोमैटो, यहाँ पर उबर ने जोमैटो में लगभग 61.2 करोड़ शेयर्स बेचे हैं। इक्विटी के लिहाज से देखेंगे तो 7.8% इक्विटी है और ये सौदा 50.44 पर शेयर पर होता हुआ दिखा है। खरीदने वाले कौन है? फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इन्होंने खरीदा है 5.44 करोड़ शेयर्स, लगभग 0.7% इक्विटी 50.26 पर शेयर के प्राइस पर और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने भी 4.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं 50.25 पर शेयर पर। SP अपैरल्स शेयर बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है 11 अगस्त को, इस वजह से ये फोकस में रहेगा और 2 बल्क डील्स हैं जिसमें ADF फूड्स, जहां पर 6 सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ ने लगभग 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है 710 रुपये प्रति शेयर के भाव पर और EPL, यहां पर नॉर्जेस बैंक ऑन अकाउंट ने बिकवाली की है, माफ़ कीजिएगा, 31.5 लाख शेयरों की 168 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर। ओके, तो ढेरों बल्क डील्स भी कल हुई हैं और जोमेटो 2 फंड्स ने खरीदारी भी करी है यहाँ पर, हालांकि उबर ने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी थी। ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, नजर डालते हैं इस पर। FIR मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो आज की जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं नतीजों पर, उनके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले देखिए इंटरग्लोब एविएशन, यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा लेकिन लक्ष्य उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है। पहले 1850 का लक्ष्य देते थे, अब 1990 रुपये का दे रहे और 1977 की जो है कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि जो नतीजा है करीब करीब इनके अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले, लेकिन खास पॉइंट ये हाईलाइट कर रहे हैं कि आगे जाके इंडस्ट्री में कंपटीशन जो है लगातार बढ़ता जाएगा। फ्लीट एडिशन कैसे होंगे इसके ऊपर देखना होगा, लेकिन कोई बड़े सरप्राइज अपसाइड के तौर पर जो है ये उम्मीद लगाकर नहीं चल रहे हैं।
जिसके चलते 1990 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। जेपी मॉर्गन अगर आप देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे, लक्ष्य इन्होंने भी बढ़ाया, 2000 से बढ़ाकर 2200 कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि नतीजे जो है अच्छे ठीक ठाक देखने को मिले। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 2200 से बढ़ाकर 2350 रुपये कर दिया है। यूबीएस ने भी खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 2350 के लक्ष्य के लिए और यूबीएस भी मान रहे कि जो नतीजे आए हैं वो इनके अनुमान के मुताबिक हैं। गुजरात गैस यहाँ पर सीएलएसए की तरफ से रिपोर्ट आई है, बिकवाली किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य काटा है 450 से घटाकर 390 कर दिया है, 463 रुपये की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि कंपनी ने जो मुनाफा दर्ज किया है इनके अनुमान से 8% कम है। लेकिन जेफरीज को अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया लगे, इन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है, 525 रुपये के लक्ष्य के साथ 463 रुपये की क्लोजिंग है और ये मान रहे कि अच्छे नतीजे यहाँ पर इसके लिए देखने को मिले क्योंकि कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है इनके अनुमान से बेहतर देखने को मिला। वहीं अगर आप देखें तो सिटी ने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य काटा है 630 से घटाकर 580 कर दिया है। हिंडाल्को यहाँ पर भी नजर रखिएगा, नोवेलिस के जो नतीजे आए इसके बाद सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए 525 के लक्ष्य के लिए और ये मान रहे कि नोवेलिस की तरफ से जो नंबर्स आए काफ़ी बढ़िया हैं, बेस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है। मैक्वारी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है लेकिन लक्ष्य काटा है इन्होंने 689 से घटाकर 543 कर दिया, 414 की क्लोजिंग है। जेफरीज होल्ड की राय दे रहे 310 के लक्ष्य के लिए और जेपी मॉर्गन ने भी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 565 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए कई सारे बड़ी रिपोर्ट्स नतीजों को लेकर, पर आशीष और भी रिपोर्ट्स हैं आपके पास, बताएं इनके बारे में। दीपांशु, वोडाफोन आइडिया यहाँ पर हमेशा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स ही आती है, कमेंट्री तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं लेकिन टारगेट प्राइस मुझे बढ़िया लगते हैं वोडाफोन आइडिया के। नोमेरा देखिए रिड्यूस की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, 9 रुपये 10 पैसे की क्लोजिंग है, 8 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स का टारगेट काफ़ी फनी है, 2 रुपये 70 पैसे का ही केवल ये लक्ष्य दे रहे, लंबे समय से बेरिश स्टॉक के ऊपर। क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 5.5 रुपये के लक्ष्य के लिए। जीसीपीएल यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 862 की क्लोजिंग है, 700 रुपये का लक्ष्य दे रहे। जेपी मॉर्गन ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे 872 रुपये के लक्ष्य के लिए। एबी कैपिटल के भी नतीजे आए थे, यहाँ पर भी नजर रखिएगा, मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 106 रुपये की क्लोजिंग है, 135 रुपये का लक्ष्य दे रहे। लुपिन यहाँ पर भी नतीजों का इंपैक्ट है लेकिन नोमेरा ने कोई भी बदलाव नहीं किया, टारगेट प्राइस है, रेटिंग है, बरकरार रखे हैं और इनफैक्ट 628 की क्लोजिंग है, पता नहीं कैसे खरीदारी किराए दे रहे हैं, 1098 रुपये के लक्ष्य के लिए। आइनॉक्स लीजर यहाँ पर अच्छे नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, 603 रुपये की क्लोजिंग है। सीएलएसए खरीदारी किराए को बरकरार रखे हैं 737 रुपये के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे कि रिकॉर्ड टिकट प्राइस का असर जो है रेवेन्यू पर देखने को मिला और पूरे जो ओवरऑल नतीजे हैं इनके अनुमान से बेहतर हैं। वोल्टास पर क्रेडिट स्विस अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए, 982 की क्लोजिंग है, 925 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। और अंत में भारत फोर्ज, जहां पर बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, 727 रुपये की क्लोजिंग है, 620 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। ये मान लें कि ट्रक ऑर्डर्स हो या क्लास 8 ट्रक हो, जब में जो है डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी देखने को मिल रही है, ऑर्डर्स लगातार घट रहे हैं जिसके चलते मान लें कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा एक्शन। वोडाफोन आइडिया पर आया है टारगेट 2 रुपये कितने पैसे का, 2 रुपये 70 पैसे, 2 रुपये 70 पैसे का, वेरी गुड। ओके, चलिए, कवरेज है, इसी में शुक्रगुजार होना चाहिए, कम से कम रिपोर्ट तो निकाल रहे हैं। बढ़ते आगे, वक्त है पिक ऑफ द डे का। सेठी साहब सुप्रभात, आज आप शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आपने तो पकड़ लिया एक्चुअली, बट दूसरी बात पकड़े तैयार हो? तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार। नहीं, मैं घूम फिर के आता हूँ, नहीं तो 15-20 मिनट बाद आराम से। नहीं, बोले तो आपको स्टॉक अभी दे दूंगा अनिल जी। पहला स्टॉक बताइए आज का पिक ऑफ द डे जी। अनिल जी देखिए, कल तो यूएस के बाजार में धुआंधार तेजी हुई और हम आजकल दुनिया के बाजारों को लीड करते हैं। मतलब कल जब हमारे आसपास जितने बाजार थे वो सब गिरावट के साथ बंद हुए, हमने एक शानदार रिकवरी दिखाई और बाय द एंड ऑफ द डे हम पॉजिटिव क्लोज हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि टेंशंस थे दुनिया भर में चाइना ताइवान को लेके। और नैन्सी पेलोसी जब वापस यूएस पहुंच गई उसके बाद हमने लीड किया। और देखिए, कल रात को डाउ में, हालांकि इकोनॉमिक डेटा भी वहाँ अच्छा है, नैस्डैक में 2% की तेजी हुई है, तो मुझे लगता है बाजार में बिल्कुल तेजी का माहौल है एंड वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब हमारा जो रेजिलियंस है और फिर एफआईआईज की भी वापस से खरीदारी आ रही है, तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है। तो अनिल जी, जो आज का मेरा पिक ऑफ द डे है वो स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, जो कि कल 825 के लेवल पे बंद हुआ है। इस तिमाही के नतीजे दमदार थे, कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है,
मेरा ये मानना है कि इस पॉलिसी में 25 या 35 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक आनी चाहिए और इन एंटिसिपेशन या से इन द रन अप टू द पॉलिसी मुझे लगता है आज बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा, तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह। 835 का टारगेट, 820 का स्टॉप लॉस। ओके, 820 का स्टॉप लॉस, 835 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक में करें खरीदारी। बंसल जी सुप्रभात, बताएं आप पिक ऑफ द डे। ऐसा मत सोचिए कि सेठी साहब का नंबर आ गया, मैं तो सबसे पहले आके बैठा, लास्ट में नंबर आएगा। मतलब एक ही बात, जल्दी से ही आ गया, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मैं तो बिल्कुल यही सोच रहा था लास्ट में नंबर आएगा तो आराम से रिलैक्स कर रहा था। हाँ। तो रिलैक्स कभी करने नहीं दिया आपने, सरप्राइजिंगली जैसे सेठी जी को आपने सरप्राइज दिया तो मुझको अनिल जी सरप्राइज बोले शॉक दिया। मुझे भी नहीं लग रहा था कि दूसरा नंबर आएगा जी। और पिक ऑफ द डे मेरा है टीसीएस पे खरीदारी की राय है, जिसके अंदर कल के सत्र में एक ब्रेकआउट, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। 3280 3280 का स्टॉप लॉस है, 3445 3445 के लक्ष्य के लिए टीसीएस है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके, टीसीएस तो दो दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस खरीदने की राय दो एक्सपर्ट की तरफ से, समझ लो निफ्टी रुकने वाला है नहीं। पालवे साहब सुप्रभात, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अनिल जी मेरा स्टॉक भी आईटी सेक्टर से रहेगा और उसमें एम्फेसिस पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में कल काफ़ी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। स्टॉक अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से कल आईटी सेक्टर में एक अच्छा बाइंग का रुझान बना था, हमें लगता है यहाँ पे एम्फेसिस में जिस तरीके के सेटअप बने, एक बड़े करेक्शन के बाद जो रिकवरी बन रही है, हमें लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा तेजी का ट्रेड यहाँ पे आज कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 2370 से लेकर 2390 तक के अपसाइड के टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 2297 स्टॉप लॉस रखेंगे, तो एम्फेसिस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह रहेगी। परफेक्ट, तो एम्फेसिस का फ्यूचर खरीदे, ये है आपके लिए राय। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, आज थोड़ा सा ऐसा स्टॉक मैंने चुना है जिसकी चर्चा कम हो रही है और ये स्टॉक है ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीसीएल, जिसके चार्ट पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है और ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई पड़ा। कल स्टॉक ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आकर के बंद हुआ, लेकिन जिस तरह का इसकी बनावट और संरचना है, इस स्टॉक से उम्मीद करनी चाहिए कि इसमें आपको एक बड़ा मूव आता हुआ दिखेगा। तो मेरी राय में बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे 330 रुपए पर, 3-4 रुपए नीचे। पहला टारगेट होगा 341 का, दूसरा टारगेट 347 रुपए का। खरीदारी की राय है बीपीसीएल। ओके, तो बीपीसीएल है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय कुणाल जी की तरफ से। और किरण जी की तरफ से क्या है राय, आइए समझ लेते हैं। किरण जी सुप्रभात, बताएं सर। सुप्रभात अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीप। पहले तो सेठी जी को धन्यवाद। कल मैंने जाते जाते आईसीआईसीआई बैंक खरीदने की सलाह दी थी ऑप्शन स्ट्रेटेजी की तरह, और वो टारगेट सेठी जी की वजह से शायद पूरे होते नजर आ जाएंगे। आज मेरा जो स्टॉक है पिक ऑफ द डे वो है करियर पॉइंट। करियर पॉइंट में लगभग डेढ़ साल के बेस से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। चार्ट पैटर्न लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे बहुत अच्छे है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो 117 साढ़े 17 के आसपास क्लोजिंग है, इधर बाय करने की सलाह है। 113 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 129 के टारगेट्स आज देखने को मिल जाने चाहिए। तो 29 के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 113 का स्टॉप लॉस। आइए सेठी साहब से जानते हैं कुछ और बेहतरीन पिक्स, उनके खजाने में क्या क्या है आज वायदा कारोबार के शेयर। सेठी साहब बताएं सर बाकी की पिक्स आईसीआईसीआई बैंक के अलावा। बिल्कुल अनिल जी, आईसीआईसीआई बैंक के अलावा 4 और स्टॉक है जिनमें खरीदारी करनी है एफएनओ के। जो दूसरा स्टॉक है आफ्टर आईसीआईसीआई बैंक, आईटी स्टॉक इन्फोसिस, जिसमें 1566 पे कल बंद हुआ है, 1580 का टारगेट, 1560 का स्टॉप लॉस। कल हमने नेस्डैक में 2% की धुआंधार तेजी देखी है और हमारे यहाँ पे भी जो कल की बाजार की पॉजिटिव बंद होने में जो बाजार सफल हुआ उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस का था। तो मुझे लगता है इन्फोसिस में खरीदारी करनी चाहिए आज भी। तीसरा स्टॉक मेरा पसंदीदा स्टॉक है इंडियन होटल्स, जो कि अभी हाल ही में मैंने कुछ 2-3 दिन पहले ही रिकमेंड किया हुआ है। वहां पे खरीदारी करने की सलाह, 274 के लेवल पे बंद हुआ है। इसके नतीजे आने हैं सोमवार को और मेरा ये मानना है जिस तरीके से ईस्ट इंडिया होटल्स के नतीजे, आईटीसी होटल्स के नतीजे या छोटी होटल्स जैसे लेमन ट्री के नतीजे आए, मुझे लगता है इसके भी नतीजे तोड़फोड़ होंगे। मेरा इसमें खरीदारी करने की सलाह है 285 के टारगेट के लिए, 269 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। कल भी स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ और मोमेंटम दिखा रहा था। मुझे लगता है 549 के लेवल्स पे खरीदे, 560 का टारगेट, 545 का स्टॉप लॉस। और फाइनली एक कंट्रारियन बेट है मेटल स्टॉक पे, हिंडाल्को पे। हिंडाल्को कल 414 पे बंद हुआ। मेटल स्टॉक्स कल घटे हुए थे, गिरे हुए थे। मुझे लगता है आज हिंडाल्को में अच्छी तेजी होनी चाहिए।
नोवेलिस के भी जो नतीजे अच्छे हैं और जो रिपोर्ट्स भी आई है वो भी काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है हिंडाल्को में खरीदारी करें, 414 पे खरीदना है, 425 का टारगेट, 409 का स्टॉप लॉस। और अनिल जी एक बात और कहना चाहूँगा, पिछले वीक थर्सडे को मैंने 5 स्टॉक्स दिए थे, जिन 5 में उस दिन ही टारगेट अचीव हो गए, लेकिन आज मैं अभी जस्ट रिव्यू कर रहा था, स्टॉक्स थे इन्फोसिस 1471 वाला आज 1566, टीसीएस 3188 वाला 3340, बजाज फिनसर्व ने तो कमाल ही कर दिया, 13,300 पे रिकमेंड किया, आज 15,243 पे बंद हुआ कल। टाटा स्टील 96 वाला 109 रुपया और जीएनएफसी 691 पे रिकमेंड किया था, 754 का आज प्राइस है उसका। एक हफ्ते में ही सारे के सारे स्टॉक्स पिछले गुरुवार से इस गुरुवार, अभी तो ये गुरुवार आया भी नहीं है, आज की बढ़त और गिन लीजिए। तो दमदार पिक्स और सारे के सारे एफएनओ स्टॉक्स जहां पर आपके लिए कमाल करते दिख रहे हैं। आज फिर से सेठी साहब की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक के अलावा इन्फोसिस, इंडियन होटल, आई लेटर ज़्यादा ही पसंद है कुछ, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, इंडियन होटल, आईसीआईसीआई प्रू सारे तो आए। और हिंडाल्को। नोवेलिस के नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, नोवेलिस के नंबर्स बढ़िया हैं, बेस्ट एवर क्वार्टर नोवेलिस का है, जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है विदेश में। आज इस पर भी एक्शन पूरा का पूरा बनने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए। सेठी साहब, जोमेटो क्योंकि इतना ज़्यादा चर्चा में रहा है, अब ब्लॉक डील भी हो गई, सप्लाई का ओवरहैंग भी चला गया, सामने फिडेलिटी और आईसीआईसीआई प्रू ने थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी भी खरीदी है कल की ब्लॉक डील में। क्या राय बनती है सर अब? देखिए दीपांशु, जोमेटो में जो मार्केट मचनी थी, जो पिटाई होनी थी, हो गई है। मुझे करंट लेवल्स पे अब जोमेटो में बिकवाली नहीं दिखती है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे मीडियम से लंबी अवधि के निवेशकों को अब खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से जितने न्यू एज कंपनीज है, चाहे वो पेटीएम है, पॉलिसी बाजार है, फिर आपके और भी नाम भूल रहा हूँ मैं, सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है जोमेटो भी अब इन लेवल्स पे मुझे लगता है बिल्कुल एक खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। करंट लेवल्स पे भी खरीद सकते हैं, या फिर कोई डिक्लाइंस आता है तो एक स्टैगर्ड अप्रोच रखें और नीचे के लेवल्स पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। यहाँ से मुझे लगता है आने वाले 6 से 9 महीने में ये वापस से 75-80 रुपए तक के लेवल्स आ सकते हैं इस स्टॉक में। ओके, तो 75 और 80 के लेवल्स आ सकते हैं, रखिएगा नजर जहां तक जोमेटो का सवाल है। इंटरग्लोब चार्ट्स पालविया साहब जरा देखकर बताएं, नतीजे भी इनके थोड़े अच्छे ही आए हैं। दीपांशु जी देखिए, स्टॉक में एक अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। स्टॉक में जो पिछले 2 दिन का मूव बना है, स्टॉक अप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक के डेली वीकली सेटअप बने हुए, हमें लगता है मोमेंटम अपसाइड का और यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2040 से 2050 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ही आते हुए दिख सकते हैं। तो इंडिगो में बाय करने की सलाह है, जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड रखें। 1945 ये स्टॉप लॉस रहेगा 2040-2060 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए। ओके, तो यह है आपके लिए इंटरग्लोब एविएशन, जहां पर आपको रखनी नजर। फोकस में ये काउंटर भी रहेगा। लुपिन, जैसा अनिल जी बात कर रहे थे, बेहद खराब नंबर्स आए हैं, स्टॉक ऑलरेडी पिट चुका है, बट बंसल जी चार्ट्स पर जरा देखें, अगर गिरावट आती है तो सपोर्ट अगले कहां पर दिख रहे हैं सर? दीपांशु, टेक्निकल चार्ट इसका लुपिन का काफी खराब है, और जिस तरीके का टेक्निकल चार्ट है लुपिन में आया दीपांशु, मुझे लगता है जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए सपोर्ट बोर्ड ढूंढने की। पहला एक बड़ा सपोर्ट 580 के अराउंड आता है, और टेक्निकली तो दीपांशु मुझे लगता है ये लेवल्स भी टूटने चाहिए, और 550 तक के स्टॉक गिरने का दमखम रखता है। ओके, तो यह है आपके लिए लुपिन, आज इस पर एक्शन आएगा। एक्शन आने वाला है आपके लिए जहां तक पीआई इंडस्ट्रीज का भी सवाल है, और यहां पर बढ़िया नतीजों के बाद आज रिएक्शन आएगा। किरण जी, चार्ट्स कैसे लगते हैं सर पीआई इंडस्ट्रीज? देखिए, पीआई इंडस्ट्रीज का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग है मीडियम टर्म आउटलुक के साथ। एक अच्छी रैली हमने दिखाई है, और उसके बाद छोटा सा करेक्शन पिछले 3 दिनों में देखने को मिला है। मेरा मानना है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में हम 2940 तक नीचे जा सकते हैं, वो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। उसके पहले से ही यू टर्न ले सकते हैं, और मेरा मानना है कि वापस एक बार एक नया हाई रजिस्टर कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी है कि हम 3250 3300 की ओवर चलते नजर आ जाने चाहिए, क्योंकि इसने जो पिछले जो स्विंग टॉप्स थे उसका ब्रेकआउट दिया है, और उस ब्रेकआउट का वैल्यू लगभग आता है 2950 के आसपास, तो उसके नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ओके, तो ये है आपके लिए पीआई इंडस्ट्रीज। दमदार नतीजा। आज देखते हैं एक्शन कितना बढ़ता है इस स्टॉक में। एक्शन को बढ़ाने के लिए 2 और खास मेहमान तैयार है, वागले साहब और साथ ही सुमित जी भी। वागले साहब, सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे कल वाला ही स्टॉक है, नाइम इंडिया। क्लियर कट ब्रेकआउट है, मल्टीपल टॉप्स ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस को निकाला है वॉल्यूम्स के साथ, तो आज ये मूव कंटिन्यू हो सकती है।
299 का बंद है, मुझे लगता है ये 310 तक जाने के लिए तैयार है। जो मूव आज के दिन में ही आनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 297 का होना चाहिए। ओके, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 297 का और टारगेट रखना है 310 का। खरीदारी करने की राय निप्पॉन लाइफ इंडिया नाम इंडिया, जिसे आप जानते हैं। ये है वागले साहब की तरफ से। आइए, सुमित जी भी हैं तैयार। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर कुछ पसंद है आपको आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, मेरे को लग रहा है कि फार्मा स्टॉक्स में एक बाउंस बैक, एक पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो जो मेरे को यहाँ पे समझ में आ रहा है वो है डॉक्टर रेड्डी। लुपिन देखो, लुपिन लुपिन नहीं अनिल जी, हाँ बोलना भी बनता है, आज का एक्सीडेंट है वो तो। बताए सर। तो मुझे डॉक्टर रेड्डी समझ में आ रहा है। मुझे डॉक्टर रेड्डी के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक बाउंस बैक के संकेत कल मिले हैं क्लोजिंग सेशन में। पिछले 10 से 15 दिनों की गिरावट के बाद डॉक्टर रेड्डी के अंदर यहाँ से बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, जिसके अंदर ऊपर में 4160 रुपए से लेके 4200 रुपए तक के लेवल डॉक्टर रेड्डी में देखने को मिल सकते हैं। तो 40-40 ये नीचे में सपोर्ट और स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगा। 40-40 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें और एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड करें 4160 से 4200 के टारगेट्स के। ओके, 2020 की जगह 40-40 का स्टॉप लॉस है और खरीदारी करनी है डॉक्टर रेड्डीज में। सुमित जी की तरफ से है ये तैयारी।